बरसात की एक शाम बखगंज गांव के दो लोग रामलाल और माधव भोलू की चाय की दुकान पर बैठे थे। उनके चेहरों पर उदासी साफ झलक रही थी। जहां ये लोग रोजाना 2-3 कप चाय पी लेते थे, आज किसी ने एक कप भी नहीं छुआ। गांव की मौजूदा समस्या ने सबको विचलित कर रखा था। तभी गांव के हेडमास्टर कैलाश उपाध्याय दुकान पर पहुंचे। अरे रामलाल, माधव, तुम लोग इतने उदास क्यों बैठे हो? मुझे इस गांव में आए इतने दिन हो गए, मैंने तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हो, लेकिन आज क्या हुआ? कैलाश ने पूछा। मास्टर जी बैठिए, आपकी चाय तैयार है। मुझे पता था आप थोड़ी देर में आ जाओगे, भोलू ने कहा। आज अपनी वो अदरक वाली चाय पिलाना, मेरा सिर दर्द कर रहा है। और हाँ, तुम लोग बताओ, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? रामलाल ने जवाब दिया। मास्टर जी, हमारा मन बहुत उदास है। आप जानते हैं, हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं था। कोई बीमार होता तो उसे 10 मील दूर 2 गांव पार ले जाना पड़ता था। कई बार तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही लोग मर जाते थे। इसलिए हमने अपनी बचत से गांव में एक अस्पताल बनवाया, लेकिन अब सारी बचत खत्म हो गई। अस्पताल तैयार है, पर बिस्तर खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे। अब क्या होगा? कैलाश ने कहा। ऐसी बात है, मेरे पास कुछ पैसे थे, पर वो बेटी की शादी में खर्च हो गए। लेकिन इच्छापुर गांव में मेरी पुश्तैनी जमीन है, अगर उसे बेच दूं तो शायद उससे अस्पताल के बिस्तर खरीदे जा सकें। क्या कहते हो मास्टर जी, आप अपनी जमीन बेच देंगे? माधव ने आश्चर्य से पूछा। मेरे पास बस 1 साल की नौकरी बची है। मैंने मन बना लिया है कि बाकी की जिंदगी यहीं तुम लोगों के साथ गुजारूंगा। ये पुण्य का काम है, भगवान ऐसे अवसर बार बार नहीं देते। कैलाश के शब्दों से रामलाल, माधव और भोलू की आंखें नम हो गई। तीनों ने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया। अरे, ये क्या कर रहे हो? चलो, हम कल ही निकल जाएंगे। कुछ लोग मुझसे वो जमीन खरीदना चाहते थे, देखते हैं, अगर बात बन गई तो बेच देंगे। अगले दिन सुबह कैलाश, रामलाल और माधव इच्छापुर गांव की ओर निकल पड़े। ट्रहैमिल्टन में तेज बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से ढका था और हवा तेज चल रही थी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, रामलाल ने कहा। हाँ, इतनी बारिश में नदी पार करना मुश्किल होगा, माधव ने चिंता जताई। कैलाश ने पूछा, तुम्हारा गांव स्टेशन से कितना दूर है? रामलाल ने बताया। स्टेशन से उतरकर पहले नदी के किनारे पहुंचना होगा, फिर नाव से नदी पार करनी होगी। समय बीतता गया और शाम हो गई। जब वे स्टेशन पहुंचे, बारिश कुछ थमी थी। सुनसान स्टेशन पर सिर्फ वे तीनों ही उतरे। अंधेरा घना था और बारिश ने माहौल को जादुई बना दिया था। स्टेशन के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे रुककर उन्होंने रिक्शा ढूंढा, पर कोई नजर नहीं आया। इतनी बारिश में रिक्शा कहां मिलेगा? चलो, पैदल ही चलते हैं, कैलाश ने कहा। तीनों अंधेरे में आगे बढ़े। तभी दूर से एक वैन रिक्शा की आवाज आई। कैलाश ने उसे देखते ही पहचान लिया। अरे रतन भैया, आपसे मिले हुए कितने महीने हो गए? रतन ने कैलाश को देखकर कहा। कैलाश, कैसे हो? अपने घर जा रहे हो? जी रतन भैया, ये रामलाल और माधव हैं, मेरे गांव के। हम मेरे घर जा रहे हैं। क्या आप हमें नदी के किनारे छोड़ देंगे? शायद आखिरी नाव मिल जाए, रतन ने कहा। इस बारिश में नाव मिलना मुश्किल है, पर चलो देखते हैं। तीनों वैन में बैठ गए और अंधेरे में वैन नदी की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में कैलाश ने पूछा, रतन भैया, आपकी इतनी उम्र हो गई, फिर भी वैन चलाते हो, तकलीफ नहीं होती? रतन ने हंसकर कहा, पहले होती थी, अब नहीं। इसका क्या मतलब? कैलाश ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, तुम तो बहुत दिनों बाद इच्छापुर आए हो, मुझे तो भूल ही गए। नहीं, ऐसी बात नहीं, काम के चलते आना जाना कम हो पाता है। आज जरूरी काम से आया हूं, अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने। क्यों, क्या हुआ? रतन ने पूछा। कैलाश ने बताया, जिस गांव में रहता हूं, वहां लोगों ने अपनी बचत से अस्पताल बनवाया, पर बिस्तर खरीदने के पैसे नहीं है, इसीलिए जमीन बेचकर उनकी मदद करना चाहता हूं। कैलाश, तुम सचमुच इच्छापुर का गर्व हो, रतन ने प्रशंसा की। नदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि नदी तेज बह रही थी। कुछ नावें बंधी थीं, पर कोई मांझी नहीं था। जो सोचा था वही हुआ, कोई मांझी नहीं है। अब क्या करें? रामलाल ने कहा। लगता है बारिश में रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, माधव ने चिंता जताई। रतन ने कहा, अगर बुरा न मानो तो मेरे घर चलो, सामने ही है, रात वहीं गुजार लो। सही कह रहे हो रतन भैया,
तुमने आज बड़ा उपकार किया, कैलाश ने कहा। सब रतन के घर पहुंचे। घर में अजीब सी बदबू थी, जैसे हंजोल से बंद पड़ा हो। फर्श भी गीला गीला सा था। रतन भैया, इतनी बदबू क्यों? कैलाश ने पूछा। घर ज्यादातर बंद रहता है। मैं तो वैन लेकर बाहर रहता हूं, शायद खिड़की से पानी आया होगा, रतन ने जवाब दिया। खाना तो कुछ है नहीं, मैं इंतजाम नहीं कर पाया, रतन ने माफी मांगी। कोई बात नहीं, इस मौसम में रात गुजारने की जगह मिल गई, ये क्या कम है, कैलाश ने कहा। रतन ने कहा, तुम लोग सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊंगा। यह कहकर वह बाहर चला गया। तीनों चटाई बिछाकर सो गए। गहरी रात में कैलाश की नींद अचानक खुली। एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। कैलाश ने खिड़की से देखा तो रतन एक पेड़ के नीचे खुदाई कर रहा था। माधव, रामलाल, उठो, कुछ ठीक नहीं लग रहा, कैलाश ने दोनों को जगाया। तीनों घर के पीछे पेड़ की ओर गए। वहां जमीन पर एक गड्ढा था। रामलाल ने मिट्टी हटाई तो एक पैसों से भरा कलश दिखा। अरे, इसमें तो ढेर सारे पैसे हैं, रामलाल ने कहा। लेकिन ये किसके हैं? रतन भैया कहां गए? माधव ने पूछा। इन्हें वैसे ही छोड़ दो, कैलाश ने कहा। तभी पेड़ हिलने लगा। ऊपर एक लंबे पैरों वाला भयानक चेहरा दिखा। डरो मत, कैलाश, मैं रतन हूं। मैं देखना चाहता था कि तुम लालची तो नहीं हो गए। तुम चाहते तो ये पैसे ले सकते थे। मैं 1 साल पहले मर चुका हूं। ट्रेन से टकराने से मेरी मौत हो गई। मेरे बचाए पैसे मुझे मुक्ति नहीं दे रहे थे। मैं एक सच्चे इंसान की तलाश में था। तुम लोगों से बात कर मैं समझ गया कि तुम सच्चे हो। ये पैसे ले जाओ, अस्पताल के लिए तुम्हें जमीन बेचने की जरूरत नहीं। यह कहते हुए रतन का चेहरा हवा में गायब हो गया। तीनों पैसों से भरे कलश को देखते रह गए। उस बारिश की रात भूतिया घर में बिताए पल उनके मन में हमेशा के लिए कैद हो गए।